केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री आदरणीय भागीरथ चौधरी जी, सचिव एग्रीकल्चर भारत सरकार श्री देवेश चतुर्वेदी जी, हमारे डीजी मुक्तानंद अग्रवाल जी, वाइस चांसलर पुष्पेंद्र सिंह जी, डायरेक्टर एबीएम न्याम बहन हेमा यादव जी, उपस्थित सभी गुरुजन और आज जिनको उपाधि वितरण होना है वो और उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए मेरे प्यारे भांजों और लाडली भांजियों, बार बार ये अतिथि और मुख्य अतिथि, रेड कारपेट, ये मेरे मन को नहीं भाता। मैं तो बड़े स्नेह और प्रेम से आपको न केवल उपाधि देने आया हूं बल्कि आप सबके लिए शुभकामनाएं लेके आया हूं। आप सब सुखी हो, आप निरोग हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो और आप सब मिलकर अपने देश को और देश के किसानों का कल्याण करें। मैं पूछ रहा था अभी कि 5वां क्यों है दीक्षांत समारोह? साल तो 25 हो गए, तो कायदे में तो ये 25वां दीक्षांत समारोह होना चाहिए था। ये कोई काम में आनंद तब आता जब वो टाइम पे हो जाए। अब डिग्री मिले 4-5 साल हो गए और फिर कहो कि अब तुम डिग्री ले जाओ। ये तो ठीक नहीं है और इसलिए एक निर्देश मैं दे रहा हूं जिसका पालन अवश्यम भावी है और नहीं तो खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। और वो ये कि दीक्षांत समारोह हर साल होगा। ये कार्रवाई की बात मैंने लाड़ में कही है, लेकिन निर्देश है वास्तव में बच्चों को हर साल उपाधि वितरित हो, माता पिता आए। अब ये 4 में लैस हो जाता है, कई दिन के बाद होता है। और इसलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा था, आप कोई एक तिथि हर साल की तय कर दीजिए। मंत्री जी आ सके तो आए और नहीं आए तो नहीं आए, कोई दूसरा तिथि तय करके उससे हम दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता मुख्य अतिथि करवाएंगे। क्या दिक्कत है? जब ऐसे भी अपने देश में अतिथियों की कमी थोड़ी है। केंद्र का नहीं आए तो राज्य का बुला लें, नहीं किसी विद्वान प्रोफेसर को बुला लें जिसका सब सम्मान करते और उससे ही करवा लें, लेकिन होना चाहिए हर साल। और वो तिथि कौन सी हो सकती है? भागीरथ जी आप तो राजस्थान से ही है, जरा मिलकर तय करिए मैडम से या बाकी सबसे। ये हर साल उपाधि दी जानी चाहिए, ये आज तय हो गया। अच्छा, फिर ऐसा नहीं है कि ये डिग्री कोई फालतू की हो। इस डिग्री की तो बड़ी वैल्यू है, 100% प्लेसमेंट। फिर देने में क्या दिक्कत है जी? फिर मैं एडमिशन का पूछ रहा था कि प्लेसमेंट 100% है तो ये सीट कितनी है? तो मुझे बताया कितनी, 180, 120। और भर्ती कितनी है? 110 क्यों है? 120 क्यों नहीं है? तो मुझे बताया कि नहीं, आवास नहीं था, इसलिए आवास इस साल के अंत तक 200 सीटर बनकर तैयार हो जाएगा ताकि हमारे बच्चे यहीं कैंपस में रहें। ये हो जाएगा ना बनकर तैयार। क्योंकि तेजी से काम होना चाहिए, नहीं तो कई बार कई संस्थान ऐसे रहते हैं कि 4-5 साल बने ही नहीं। ये नहीं होना चाहिए, युद्ध स्तर पर काम चल के ये बन जाए ताकि हमारे बच्चे यहीं रहें, यहीं पढ़ें, यहीं डिग्री हासिल करें, यहीं स्टार्टअप कहीं शुरू कर दें, प्लेसमेंट भी हो जाए। लेकिन मैं केवल प्लेसमेंट नहीं चाहता। अरे नौकरी मांगने वाले नहीं, तुम नौकरी देने वाले बन जाओ। और यह असंभव नहीं है।
अभी स्टार्टअप्स के स्टार लगे हुए हैं कहीं, कुछ लोगों ने नए उत्पाद बनाए हैं। जब कुछ कर सकते हैं तो हम सब क्यों नहीं कर सकते? मेरे बेटा बेटियों, तुम में से हर एक में क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है, कोई कमी नहीं है। जरूरत है ठीक एनवायरमेंट मिल जाए। और तुम भी बड़ा सोचो, छोटा मोटा मत सोचो कि 1 लाख की मिल जाए, 2 लाख की नौकरी मिल जाए। बड़ा सोचो। एक बात मेरी मानना, व्यक्ति जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है। अगर तुम सोचोगे कि जैसे तैसे 12 लाख 15 लाख का पैकेज मिल जाए तो 12-15 लाख के पैकेज के लायक ही रह जाओगे। और तुम अगर सोचोगे कि मैं अपने टैलेंट से एक नया संसार रच दूंगा और 12-15 लाख वाले कई लोगों को जॉब दे दूंगा, जॉब क्रिएटर बन जाऊंगा, तो सचमुच में वैसे बन जाओगे। ये मैं मजाक नहीं कर रहा तुमसे, ये बिल्कुल साइंटिफिक है। किसी में कम टैलेंट नहीं है। एक बात तुम जानते होगे कि हमारे पास जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, इसके बड़े हिस्से का हम उपयोग ही नहीं करते। और जो उपयोग करना शुरू करता है वो नए नए रास्ते निकालता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। मैं चाहता हूं मेरे बेटा बेटियों, तुम नया इतिहास रचने वाले बनो, तुम बन सकते हो। स्वामी विवेकानंद की कई बातें मेरे कानों में गूंजती है। मैंने 2-3 चीजें की बेटा बेटियों, आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। एक, मैंने बचपन से गीता जी पढ़ी। पहले समझ में नहीं आती थी, फिर भी मैंने जिद छोड़ी नहीं और पढ़ूंगा। 1 बार 2 बार 3 बार, कई बार पढ़ता चला गया तो दिमाग में फिर एक बात बैठ गई कि मानव जीवन व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं है, कुछ करने के लिए है। और उसमें जो भगवान श्री कृष्ण ने कई बातें कही, एक बात जो सदैव मुझे कर्म करने के लिए प्रेरित करती है वो ये थी कि तुम पलायन मत करो, मैदान मत छोड़ो। अर्जुन ने जब देखा युद्ध के मैदान में सामने खड़ी सेना को, तो सामने देखा पितामह भीष्म खड़े हैं, गुरु द्रोण खड़े हैं, मामा शल्य खड़े। परेशान हो गया, मैं इनको मारूंगा जिनने बचपन से मुझे गोद में खिलाया है, जिन्हें मुझे धनुष बाण चलाना सिखाया है। हाथ से धनुष छूट गया, बाण गिर गया, रथ के पिछले हिस्से में बैठ गया और कहने लगा मैं नहीं लड़ता। भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान श्री कृष्ण का युद्ध के मैदान में तू कर क्या रहा है? तो अर्जुन ने कहा इन सगे संबंधियों के मार के तुम तो इंद्रप्रस्थ के राज की बात करते हो, मुझे स्वर्ग का सिंहासन भी नहीं चाहिए, मैं नहीं लड़ूंगा। भगवान कृष्ण ने यह नहीं कहा बहुत अच्छा सोच रहा है तू, तो भग जा, चल मैं भी रथ लेके निकल जाऊं। उन्हें कहा अर्जुन तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म और कर्म है अन्याय करने वाले से लड़ना, युद्ध करना, उसको समाप्त कर कर ही चैन की सांस लेना, चाहे वो तेरे कितने बड़े संबंधी क्यों ना हो। और इसलिए न दैन्यम न पलायनम युद्धाय कृत निश्चय, न दैन्य को प्राप्त हो ना पलायन कर। तू भागेगा तो तेरी अपकीर्ति होगी। और क्षत्रिय के लिए तो युद्ध ही धर्म है, मरेगा तो स्वर्ग में आएगा सीधे। और फिर उन्होंने समझाना शुरू किया, वही समझाना गीता है। उन्होंने कहा कि देखो मैं कोई भी कर्म ना करूं तो भी चलेगा, तो भी मैं निरंतर कर्म करता हूं, क्योंकि कर्म किए बिना यह सृष्टि चल ही नहीं सकती और जीवन का निर्वाह भी नहीं हो सकता। कर्म तो करो, लेकिन एक बात और कही, परिणाम की चिंता मत करो। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचिन, कर्म करे जाओ। तो मेरे मन में भी बचपन से आया कर शिवराज, कर शिवराज, और कर और अच्छा कर। अब मैं तो छोटे से गांव का रहने वाला, छोटे किसान के घर पैदा हुआ, मैं एमएलए बन गया, एमपी बन गया, चीफ मिनिस्टर बन गया, मंत्री बन गया, 12 चुनाव अब तक जीत गया, 6 विधायक के, 6 सांसद के। लेकिन चुनाव जीतना बड़ी बात नहीं है,
एक प्रेरणा थी मन में काम करने की। करते 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 काम करने का मौका मिलता चला गया। प्रधानमंत्री हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आर्थिक रूप से एक गरीब परिवार में पैदा हुए, आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। दुनिया उनके नेतृत्व का लोहा मानती है। मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा बेटा बेटी, अंतर मन से कह रहा हूं, अंतर आत्मा से कहता हूं कि तुम कर सकते हो। मैं नहीं कहता कि राजनीति में आओ, जिसकी जो मर्जी हो, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम्हारी विशेषज्ञता है उसमें तुम विशिष्ट स्थान अपना बनाओ और सोचो, बड़ा टारगेट तय करो, छोटा मत करना, बड़ा टारगेट तय करो। उद्योग लगाना है, स्टार्टअप शुरू करके और आगे बढ़ना है। आपने देखा होगा धीरू भाई अंबानी जी भी 500 रुपये जेब में धर के आए थे। अब सफल व्यक्ति दुनिया के देख लो, वो साधारण नहीं थे, असाधारण नहीं थे, हमारे जैसे हड़मास के पुतले थे। तो मैं आज तुमसे ये कहने आया हूं कि तुम भी असाधारण हो, साधारण नहीं हो। बड़ा टारगेट तय करो, उस टारगेट को प्राप्त करने का रोड मैप बनाओ और उस रोड मैप पे पूरी मेहनत और ईमानदारी से चलो। तुम सचमुच में एक नया इतिहास रच दोगे और दुनिया कहेगी कि ये कोई हस्ती है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। एक नया इतिहास रचने की का संकल्प। ये दीक्षांत समारोह मतलब दीक्षा का अंत थोड़ी है, ये नए संकल्पों का, नए सपनों का, नया जीवन आरंभ करने का शुभारंभ है। ये बस यहां से कुछ तय करके जाना, और कोई दिक्कत आए तो फिर मामा को चिट्ठी लिखना, या फिर मैं मोबाइल पे भी मिल जाता हूं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी तुमसे बात कर लूंगा मैं। कुछ करो, और ये क्षेत्र ऐसा है जिसमें करना है बेटा बेटियों। अब हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। एक जमाना था तब हम कहते थे हमारे लोगों को भोजन के लिए तो पैदा कर लें। अमेरिका का लाल गेहूं PL 480 वो मंगाने पे विवश थे हम, लेकिन आज हमारे अन्नदाताओं ने मेहनत करके देश के अन्न के भंडार भर दिए। चावल के उत्पादन में भारत नंबर 1 हो गया, चीन को हमने पीछे छोड़ दिया। 50 करोड़ टन पैदा किया, चीन 45 पे रह गया। गेहूं अब हम निर्यात कर रहे हैं, 80 करोड़ को फ्री में देने के बाद भी अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं गेहूं। पिछले साल चावल 63,000 करोड़ रुपए का हमने एक्सपोर्ट किया था। अन्न के भंडार भरे हैं, कुछ चीजों की कमी है, उसमें भी जल्दी आत्मनिर्भरता हासिल करेंगे हम। तब प्रोडक्शन समस्या नहीं है, आज समस्या है उत्पादन करने वाले किसान को कैसे हम ठीक दाम दें, और जो प्रोडक्शन है, जो हमारा उत्पादन है, उस उत्पादन को अच्छा मार्केट भी मिले, इनकम भी बढ़े और उसकी वैल्यू एडिशन भी हो। ये स्टार्टअप यही कर रहे हैं। अभी जो हमने कई लोगों को उत्पादों का यहाँ आपके सामने शुभारंभ किया, और इसमें तुम्हारी विशेषज्ञता है। देखो, मैं किसानों के बीच जाता हूं तो कई तरह की समस्या जो प्रमुख आती है, उनमें से एक है कि जब वो पैदा करते तो उनके गांव में सस्ता बिकता है, और जब वही चीज दिल्ली, बंबई, जयपुर आ जाए तो यहां महंगी हो जाती। टमाटर किसान बेचे 10 रुपया किलो, यहां बेचे 50 रुपया किलो। एक फसल की बात नहीं है ये, कई फसलों की बात है। और किसान कहते हैं, जो मैं भी मानता हूं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, कि किसान को ठीक दाम मिले, किसान जो पैदा करने वाला और जो उपभोक्ता खरीदता उसके अंतर को कम करने की हम कैसे कोशिश करें। कई तरह की योजना बनी है, जैसे आलू प्याज टमाटर के लिए हमने बना दी है कि योजना कि अगर कोई गांव में पैदा करता है और जयपुर में अच्छे दाम मिल रहे हैं तो गांव में ना बेचे, राज्य की किसी संस्था के माध्यम से वो शहर में लेके आए, और शहर में लेके अगर वो आएगा, उदाहरण के लिए टमाटर अगर वो कहीं 100, 200, 400 किलोमीटर दूर से लेके आता है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उसको नहीं देना पड़ेगा, केंद्र सरकार देगी, सरकार चुकाने का काम करेगी। ऐसी कई तरह की चीजें सोच रहे हैं, लेकिन एक चीज है वैल्यू एडिशन, अलग अलग तरह की चीजें बनाएं।
कैसे बेहतर विपणन मार्केटिंग का भी हमको काम करना है, वैल्यू एडिशन का भी काम करना है, दुनिया के बाजार भी देखना है। अब राजस्थान की पवित्र धरती से तो मसालों का निर्यात होता है और अब तो विशाल बाजार खुल गया है। अमेरिका हमारे मसाले जाएंगे, एक बड़ा बाजार हमारे लिए खुला है। मैं ये कह रहा हूं कि तुम इस सब चीजों को सोचो, देखो, और उनमें से कोई एक क्षेत्र तुम तय करो कि किस क्षेत्र की तरफ, किस क्षेत्र में तुम काम करोगे। हमारे एफपीओज कई चमत्कार कर रहे हैं, और जो हमारे पीजीडीएम और एबीएम स्नातक हैं, उनसे मेरा कहना है कि आप वित्त बाजार और आपूर्ति श्रृंखला के संगम पर खड़े हो, और इसलिए सप्लाई चेन, कुशल आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। अब कई बेटे बेटियां ऐसे हैं जो खरीदते हैं, गांव में सॉर्टिंग करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं और उसके बाद शहरों में बेचते हैं, निर्यात कर रहे हैं। मैं एक अपने क्षेत्र के गांव में गया, भागीरथ जी, छोटा सा गांव, तो मुझे एक किसान मिला, रघुवंशी जी। मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले कि क्या करते हो? बोले मैं एक्सपोर्टर हूं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि छोटे से गांव में एक्सपोर्टर कहां से आ गया। उनका क्या एक्सपोर्ट करते हो? तो बोले भूसा एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट। और वो गल्फ कंट्री में भूसा एक्सपोर्ट कर रहे थे, खरीदते थे, साफ करते थे, बोरियों में भरते थे और एक्सपोर्ट करते थे। गांव के किसान, छोटा किसान बड़ा बन गया उससे। एक जगह में गया तो एक नौजवान मिला, मोरिंगा की पत्तियां पीस के उनको पैकेट में भर के यूएसए भेज रहा है, दूसरे देशों में भेज रहा है। आज भी कर रहे हैं कई वजह, और उसका टर्नओवर लाखों में नहीं करोड़ों में पहुंच गया। तुलसी के पत्ते उनका पाउडर बना के भेज रहे। इतनी चीजें, मैं बहुत समय नहीं लेता कि तुम जरा अपने माइंड अप्लाई करो। आप कैसे बेहतर बाजार ढूंढो, वैल्यू एडिशन करो, देश के और दुनिया के बाजार ढूंढो। देखो, मैं आज साफ कह रहा हूं कि भारत की बढ़ती हुई प्रगति को अब कोई रोक नहीं सकता। हम दुनिया की आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्दी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, और 2047 में भारत होगा नंबर 1। कोई हमें रोक नहीं सकता। जिनने हम पर राज किया अंग्रेजों ने, उनको हमने पीछे छोड़ दिया, अब उनसे आगे हम निकल गए। 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से होते होते चौथी तक हम पहुंच गए। कई तरह के इनोवेशन हमारे बच्चे कर रहे हैं, और इसलिए तुम भी इनोवेटर बनो। इसलिए मैं ऐसे नहीं आया कि एक मेडल पहना के फोटो खिंचवा के निकल जाऊं। मैं तुम्हें संकल्प दिलाने आया हूं, अपने जीवन का बेहतर इस्तेमाल करना है। तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मास के पुतले नहीं हो, तुम अमृत के पुत्र हो या पुत्री हो, ईश्वर के अंश हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो, अमर आनंद के भागी हो। तुम्हारे परिवार को भी तुमसे अपेक्षा है, तुम्हारी संस्था को भी तुमसे अपेक्षा, संस्थान को भी तुमसे अपेक्षा है, और तुम्हारे प्रदेश और तुम्हारे देश को भी तुमसे अपेक्षा है। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए क्यों? अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। उपाधि प्राप्त करने के बाद नए उत्साह से भरो, नया संकल्प करो, शासकीय योजनाओं का लाभ उठाओ और आगे बढ़ के सोचो। बड़ा करना है मेरे बेटा बेटियों, बड़ा करना है। और मैं फिर कहता हूं, तुम कर सकते हो। इसलिए उपाधि प्राप्त करने के बाद करने का संकल्प लेना, और जिंदगी के किसी मोड़ पर जरूरत पड़ जाए तो मामा भी तुम्हारे साथ है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। नए जीवन की ऐसी तैयारी करो और ऐसा लक्ष्य तय करके आगे बढ़ो कि दुनिया देखती रह जाए और लोग कहें कि सचमुच में ये है जिसने नई दिशा दिखा दी। बहुत बहुत धन्यवाद।